अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कोहिनूर एट 9 के साथ मैं हूं डॉक्टर नबीहा अली खान, एक नई एपिसोड नए प्रोग्राम के साथ। सुबह सुबह मॉर्निंग में आपका और मेरा साथ होता है कोहिनूर की इस टेलीविजन स्क्रीन पर, और मैं आपसे मुतारिफ करवाती हूं और हम डिस्कस करते हैं बहुत ही अच्छे टॉपिक्स भी, साथ ही हमारी डिस्कशन होती है कुछ अच्छी चीज़ों के हवाले से भी। और मेरी कोशिश ये भी होती है कि इस प्रोग्राम में बहुत कुछ ना सही लेकिन कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलना चाहिए, और मैं भी सीखती हूँ अपने आने वाले मेहमानों से, और आप लोग भी इससे मुस्तफीद हो रहे हैं, प्रोग्राम को पसंद कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका। यही मोहब्बत, यही प्यार जो है वो हमारे साथ बनाए रखें इसी तरीके से इस प्रोग्राम के साथ। और साथ साथ ये भी है कि आप लोग ये भी पूछते रहते हैं कि जी रिपीट कब होता है शो, तो दिन में जो है वो रिपीट भी होता है, रात में भी रिपीट होता है शो, आप इसमें भी देख सकते हैं। साथ आप ये लिंक जो है वो फौरन यूट्यूब पे आ जाता है, आप वहां से भी जो है वो इसको कैप्चर कर सकते हैं। इसी के साथ आज का प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। आज का प्रोग्राम फुल ऑफ मोटिवेशन है, यानी कि आपके लिए जो है वो हमने एक मोटिवेशनल स्पीकर को यहाँ पर इन्वाइट किया है, जो कि पेशे से एडवोकेट हैं और एंकर पर्सन भी रह चुके हैं, साथ मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, आप उन्हें लाइफ कोच भी कह सकते हैं। लोगों को मोटिवेट करना, अच्छे अच्छे कामों की तरफ लगाना उनके लिए जो है वो उनका पहला एक काम है, उनका शौक है। तो आज हमें ज्वाइन किया है एडवोकेट सईद जफर साहब ने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब। कैसे हैं सर आप? बिल्कुल, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र, खैरियत से। सबसे पहले तो आपको वेलकम कहती हूँ कि आप सुबह सुबह तशरीफ लाए हमारे प्रोग्राम में, और इसी के साथ जो है वो आप एडवोकेट हैं पेशे से, तो ये एक मोटिवेशनल स्पीकर होना, एजुकेशनिस्ट होना, ये सब क्या है? जी डॉक्टर साहब, इसमें बड़ी जो एडवोकेट वो तो मेरा प्रोफेशन है, सही। मैं उसको लास्ट 20 ईयर से कर रहा हूँ, लेकिन ये जो मोटिवेशन स्पीकर ये मेरा एक पैशन है, ये मेरा शौक है। और ये भी मैं ऑलमोस्ट लास्ट 20 ईयर से मैं दोस्तों को, लोगों को बाकायदा तौर पे इसमें लोगों को टच करता हूँ। मेरा शौक था, मैंने उसको फिर अपना पैशन बना लिया। आहिस्ता आहिस्ता लोगों को मैंने बताया। अच्छा। कई लोग जो रास्ते से भटके थे, जो परेशान थे, जो टेंशन में थे, उनको कोई इतना डिफिकल्ट जॉब नहीं है, लेकिन जस्ट आपने उनकी जो डायरेक्शन है उसको थोड़ा सा सीधा करना होता है। सही, उसमें एक बड़ी अच्छी खूबसूरत सेइंग थी कि अगर आप किसी वो तीर को जा रहा हो, उसका थोड़ा सा एंगल 0.5% ठीक कर दें तो वो एग्जैक्ट निशाने की तरफ चला जाता है। लेकिन अगर 0.5% उसका वो एंगल चेंज हो जाए तो वो निशाने से क्या वो नॉर्थ से साउथ की तरफ चला जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये जहन में कैसे आया? किसी के मतलब लोगों ने कहा कि आप बहुत अच्छा समझाते हैं, आपको खुद से लगा कि मैं लोगों की हेल्प कर सकता हूँ, मदद कर सकता हूँ, कोई अगर डी ट्रैक हो रहा है, कोई गलत रास्ते पे जा रहा है, उसको सही रास्ते पे लाने के लिए उसकी हेल्प कर सकता हूँ, ये कैसे दिल में ख्याल कैसे आया? डॉक्टर साहब, ये मैंने जब खुद अपनी जो लाइफ के चैलेंजेस थे ना, उनको मैंने जब अबूर किया तो मैंने उनसे काफी कुछ लर्न किया। मैंने उससे लर्न करने के बाद मैंने सोचा कि ये चीजें मैं लोगों को भी बता सकता हूँ, उनके लिए फायदे का बायस हो सकती हैं। तो जो मैंने जैसे जैसे डिफिकल्टीज को, चैलेंजेस को और अपनी जो बॉटल नेक्स है लाइफ के, उनको मैंने अबूर किया, मैंने लर्न किया, मैंने सीखा, मैं आगे बढ़ा। तो आहिस्ता आहिस्ता मैंने लर्न किया कि मैं लोगों को भी ये बताऊंगा, उनको भी फायदा होगा। क्योंकि देखें, अगर आप एक किसी आलम के पास जाते हैं तो वो 1 घंटे की आपकी गुफ्तगू 100 साल की स्टडी से ज्यादा बेहतर होती है। अगर कोई बंदा किसी को टीच कर देता है, कोच कर देता है, बता देता है, या बड़े आदमी के साथ आप या किसी भी ऐसे बंदे से जिससे आप कुछ लर्न कर सकते हैं, तो कई 100 साल की किताबें पढ़ने के बाद वो आधा घंटा बैठने से आपको वो कुछ लर्न हो सकता है कि जो आप कई मुख्तलिफ टाइम पे भी नहीं कर सकते। सही साहब, आप एडवोकेट हैं, एडवोकेट के हवाले से तो लोग बड़े खौफजदा रहते हैं। एडवोकेट बड़े सख्त मिजाज किस्म के जो है वो माने और जाने जाते हैं, माजरत के साथ, कि जो है वो एडवोकेट से बात करते हुए बड़ा जो है वो लोग डर और खौफ महसूस करते हैं कि ये तो एडवोकेट है, इसके पास तो बड़े दलाइल होंगे, ये तो बड़ी जो है वो सॉलिड चीज से जो है वो हमें चुप करवाने की सलाहियत रखता है। तो एक सॉफ्ट हार्टेड होना, जाहिर है आप एडवोकेट हैं, एक इंसान भी हैं, और इस तरह से जब आप लोगों को मोटिवेट करते हैं तो आपका एक एडवोकेट होना और एक मोटिवेशनल स्पीकर होना, लोग कौन से एरिया को या कौन सी साइड को ज्यादा लाइक कर रहे हैं? डॉक्टर साहब, आपने 2-3 सवाल किए हैं, लेकिन मैं आपको फर्दर बताऊंगा। जी बिल्कुल। तो इसमें यह है कि ये मेरा चूंकि शौक था, मैंने इसको किया, मैंने इसको स्टडी किया। एडवोकेट होना ये गॉड गिफ्ट है मुझे, जो सॉफ्ट हार्टेड होना, ये मेरे माँ बाप की दुआएं हैं। मेरी जो वालदा है वो प्रिंसिपल शेखुपुरा में रिटायर हुई हैं। मेरे वालिद साहब गवर्नमेंट सर्वेंट 20 ग्रेड के रिटायर हैं यहाँ से। तो लेकिन मैंने सोचा कि मैं
ऐसा काम करूंगा जो जहां पर पाबंदियां नहीं होंगी, जहां पर फ्रीडम होगी। तो मैंने कोई पेपर नहीं दिए CSS के, PCS के या किसी भी जुडिशरी के। मैं सीधा अपने शोबे में आया, वहां से फिर मैंने मोटिवेशनल स्पीकर लोगों को देखा। छोटे छोटे मसले होते हैं लेकिन लोग उनको मैग्नीफाई कर लेते हैं, उनके पास मुहद्दब सा होता है, वो प्रॉब्लम को देख रहे होते हैं। तो एक बड़े अच्छे हमारे सेंट है वासिफ अली वासिफ साहब, उन्होंने कहा है, उनकी जुबानी जो मैं बात करने लगा हूं, कि परेशानी हालात से होती है, परेशानी ख्यालात से होती है, हालात से नहीं होती। तो आप सोचती रहेंगी तो वो मैग्नीफाई होती रहेगी। अगर आप सोचेंगे नहीं, आप अमल करेंगी तो परेशानी खत्म हो जाएगी। और वो इसमें एक हमारी जो मैनेजमेंट की टर्म है उसको कहते हैं पारेटो प्रिंसिपल। पारेटो प्रिंसिपल में ये होता है कि आपकी जो 20% एफर्ट्स होती हैं, 20% आपकी जो लेबर होती है, उसका इनाम 80% होता है। दैट इज कॉल्ड, अगर आप डॉक्टर हैं तो अगर आप इफ यू आर प्रैक्टिसिंग डॉक्टर, देन इट वुड बी वेरी इजी फॉर मी टू टेल एवरीबॉडी ऑन योर बिहाफ। एग्जैक्टली। आपके जो 20% क्लाइंट हैं वो आपके 80% इनकम की वजह है। जो 80% आपकी गुडविल है वो आपकी 20% लोगों के साथ काइंडनेस की, लोगों के साथ प्यार की, लोगों के साथ अच्छाई की। ये एक इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज्ड, तो कोशिश होती है 50% हो, 20% ना हो। हाँ, वो तो डॉक्टर साहब कोशिश होती है 50%। वो तो डॉक्टर साहब वो आपका बड़ापन है। लेकिन ये मैंने जस्ट टॉकिंग अबाउट द पारेटो प्रिंसिपल, ये एक बहुत बड़ा इंग्लिश फिलोसोफर था। उसने आज से 100 years बैक उसने ये थ्योरी बनाई थी। आपकी तमाम कोशिशें जो हैं वो 20% फोकस होनी चाहिए, 80% रिजल्ट आपको 20%। इसकी छोटी सी मिसाल और दे देता हूं। दुनिया में जो वेल्थ है, लोगों के पास पैसा है, ये 5% लोगों के पास दुनिया के 95% लोगों के रिसोर्सेज है। सही, मतलब आप उसको वहां से देख सकते हैं। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अच्छा, ये बताइएगा कि आपके पास जब कोई केस आता है, आप वो केस लेकर जो है वो अदालत में जाते हैं, अब तक कोई ऐसा मुश्किल केस जो है वो जिंदगी का जो है वो आया हो जिसमें आपको खुद से जो है वो परेशान कर दिया हो कि मैं अब क्या करूं? दोनों ही साइडों से जो है वो मासूम लोग हो और मामलात और हालात इस तरह के हों कि आप किसी एक के हक में, जाहिर बात है, फैसला होना है। तो अब तक कितने इतने केसेस जो है वो आपने डील किए? सबा बड़ा ना हमने कॉम्प्लिकेटेड सवाल किया है ये मेरे लिए, क्योंकि अब आपकी क्योंकि बात करने से आप डॉक्टर हैं, डॉक्टर और वकील का शोबा जो है ना वो बड़ा सिमिलर होता है जी। क्योंकि दोनों मसले ऐसे लोग आते हैं जिनके ऐसे मसाइल होते हैं कि आप उनको, और चाहे खुद साख्ता हो, चाहे उन्होंने बनाए हो, चाहे बने बनाए हो, गॉड गिफ्टेड हो या जैसे व्हाटसोएवर, तो बस। लेकिन लोग प्रॉब्लम्स में आते हैं। पाकिस्तान में वैसे भी स्ट्रेस लेवल पूरी दुनिया में ज्यादा है। कुछ लोग यहाँ पे कुछ सिस्टम, फैमिली सिस्टम, ये फैमिली सिस्टम से मुराद ये हमारा ज्वाइंट फैमिली सिस्टम नहीं, हमारे लोगों का रहना सहना, फिर हमारा माशरा, फिर दबाव, फिर इर्द गिर्द, फिर कुछ हमारे जो बिलीफ्स हैं उन्होंने हमें बहुत दबाव का शिकार कर दिया। बिल्कुल सही। जिसकी वजह से पाकिस्तानी माशरा दबाव का शिकार रहता है। फिर जब कोर्ट्स में जाता है, लोगों के पास पैसा है, अवेयरनेस है, लेकिन लॉ की अवेयरनेस नहीं है, परेशान होते हैं। एक तरफ मियाँ होता है, एक तरफ बीवी होती है, बच्चे बड़े परेशान हो रहे होते हैं। तो बस कई दफा तो खुद दिल जो है ना वो खून के आंसू रो रहा होता है। सही कह रहे हैं। तो लेकिन डिफिकल्ट ये होता है कि जो डॉक्टर के लिए और वकील के लिए, आपकी बात में मैं करूंगा, आप कहेंगे कि हर दफा मेरी तरफ ले आता है। अब क्योंकि डॉक्टर के लिए अपने रिलेटिव का या अपना केस हैंडल करना, वकील के लिए अपने रिलेटिव का और अपना केस हैंडल करना सबसे मुश्किल होता है। द सेम थिंग गोज फॉर मी। और जब किसी अपने प्यारे का, करीबी का केस या कोई ऐसा तो अपना मैटर बेबस हो जाता है। तो इतना पढ़ लिख के भी, इतनी आपके पास समझ बूझ होने के बावजूद भी सामने आपका कोई अपना हो, तकलीफ में मुब्तला हो, तो आपको अच्छा नहीं लग रहा होता। वो कैफियत, वो टाइम जो वो स्पेंड हो रहा होता है, वो आपके लिए भी गुजारना मुश्किल हो रहा होता है कि ये जल्दी से किसी तरीके से अपनी लाइफ में जो है वो वापस आ जाए, ये ठीक हो जाए, रिकवर हो जाए। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ऐसा ही है। मुझे ये बताइएगा कि पाकिस्तान के माशरे में जाहिर बात है कि रोजाना आपको ऐसे केसेस जो है वो देखने को मिलते हैं जिसमें मियाँ बीवी के झगड़े जो है वो बच्चों पे इफेक्ट करते हैं। बच्चों को मैंने तड़पते हुए, सिसकते हुए जो है वो देखा है, ऐसी वीडियोस देखी हैं। कभी अल्लाह ना करे कि लाइव देखने का जो है वो ये इत्तेफाक हो, शायद बर्दाश्त भी ना कर सकें। आप तो लाइव देखते हैं, आपके साथ तो ये सब चीजें बीतती हैं, आपको तो अपनी आंखों से ये सब कुछ देखना पड़ता है, दिल बहुत बड़ा करना पड़ता है। उस वक्त मोटिवेशनल स्पीकर जो आपके अंदर से जागता है, एक उस औरत के लिए जो खुला के लिए आई है, एक उस शौहर के लिए जो तलाक देने के बाद बच्चों की कस्टडी लेना चाहता है, माँ से उनको जुदा करना चाहता है, वहां ये मोटिवेशनल स्पीकर जो है वो कैसे प्रेजेंट करता है अपने आप को?
डॉक्टर साहब इसमें मैं थोड़ी सी सवाल की बैक पे जाऊंगा। लोगों के मसले मैंने पिछली बात की है कि लोग अपने जो चीजें हैं ना जिनको मैग्नीफाई नहीं करना होता उन चीजों को मैग्नीफाई करके देखते हैं। ठीक। एक बर्दाश्त का अंसर जो है ना वो लोगों में बतदरीज कम होता जा रहा है। लोगों में बर्दाश्त नहीं रही। लोग स्पॉन्टेनियसली वो रिएक्ट करते हैं। अब शादी होती है, बड़ा एक अच्छा हनीमून पीरियड होता है, मियाँ बीवी के साथ, वो इन लॉज के साथ, फैमिली वाले उनके साथ बड़े खुशी में कुछ एक दूसरे में रिश्ते में बंधने के लिए कुछ झूठ भी बोले जाते हैं, कुछ चीजों को एग्जैजरेट किया जाता है कि भी ऐसे हो जाएगा, बड़ी इनकम है इसकी, 2 लाख इनकम है, ये। लेकिन जब चीजें सेटल होती हैं, जब डस्ट सेटल होती है तो वही प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, रूटीन वाली चीजें कुछ और निकलती हैं, फिर सख्तियां आ जाती हैं। बीवी हस्बैंड की बात को टॉलरेट नहीं करता है। हस्बैंड जब सारा दिन थका हारा वैगनों से, गाड़ियों से, लोगों से मिलके अस्पतालों में, कचहरियों में, क्लिनिक में धक्के खा के घर आता है, बीवी उसका एटीट्यूड डिफरेंट होता है। वो बीवी को वही देख रहा होता है प्री उसकी जो मैरिज जो उसकी फैंसी होती है और जो फैंसी होती है वो भी अपने हस्बैंड को वही अपना फैंसी देख रही होती है। दोनों माजी में रह रहे होते हैं, वो हाल में नहीं होते। तो इसी वजह से वो माजी में रहने की वजह से वो एक दूसरे के साथ कंपैटिबल नहीं होते। वो दोनों के मसाइल दोनों एक दूसरे की। आप समझते हैं कि कोई ऐसे कवानीन होने चाहिए पाकिस्तान में कि जिसमें शादी से पहले लड़के की और लड़की की पूरी छानबीन हो, जिसमें पूरा जो है वो प्रॉपर तरीके से देखा जाए कि जहां जो 2 लोगों की शादी हो रही है, ये 2 लोगों की शादी नहीं है, 2 खानदानों का मिलाप है। और जो 2 खानदान है, क्या वो एक दूसरे के लिए उस तरह कंपेयर कर सकते हैं, एक दूसरे को नहीं कर सकते, वो एक दूसरे के साथ चल सकते हैं, नहीं चल सकते? ये सारी बातें देखने वाली हैं, लेकिन हम नहीं देखते। अनफॉर्चुनेटली हमारे माशरे में ये चीज नहीं है। इसके लिए आप कोई कवानीन जो है वो क्यों नहीं लेकर आते? क्या इसके लिए कुछ चल रहा है, कोई मामला चल रहे हैं, आप लोग जो है वो बात करते हैं आपस में इस हवाले से? जी डॉक्टर साहब, इसमें ये है कि हमारे जो माशरा है वो क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है। अब जो इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड्स हैं लाइक यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या अदर कंट्रीज हैं, वहां पर वो एक टर्म यूज होती है, डिक्शनरी में आप देखें, कोहैबिटेशन। कोहैबिटेशन का मतलब ये है कि जो प्रपोज्ड मियाँ बीवी होते हैं वो कुछ अरसे के लिए वो एक दूसरे के साथ रहते हैं, टू नो हाउ टू टैकल ईच अदर, एक दूसरे की आदत को देखना, एक दूसरे को परखना, एक दूसरे के एतवार को देखना, समझना, आया इसके साथ वो बंदा कंपैटिबल है, वो बीवी उसके साथ कंपैटिबल रहेगी या नहीं। 1 साल 2 साल, इवन लोग 3-3 साल 4-4 साल, ये मैं बाहर के माशरे की बात कर रहा हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द राइट नाउ पाकिस्तान। मैंने कहा ना पाकिस्तान का क्वाइट डिफरेंट है। तो वो वहां पे रहने के बाद जब वो देखते हैं कि भी ठीक है मैं इसके साथ रह सकता हूँ, रह सकती हूँ, तो वो दे आर गोइंग टू बाइंड देमसेल्फ इन ए मैरिज। और उसके बाद फिर उनकी लाइफ बेहतर गुजरती है, वो एक दूसरे को समझ चुके होते हैं। क्योंकि इंसान, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जब तक आप किसी के साथ परखने के लिए आपको 3 चीजों का होना जरूरी है। अगर आप किसी के साथ खाना खा लेते हैं, किसी के साथ ट्रेवल कर लेते हैं, या किसी के साथ लेन देन कर लेते हैं, तीनों चीजों के बाद अगर आप वो बंदा आपके स्टैंडर्ड पे या एक जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिव प्रोसीजर है उस पे पूरा उतरता है, तो देन ही इज और शी इज अ राइट पर्सन। तो इसी तरह नबी पाक ने फरमाया कि लोगों को नमाजें पढ़ने पे ना देखो, मामलात में देखो। इसी तरह जब हम देखेंगे मियाँ बीवी इकट्ठे रहे, उन्होंने एक दूसरे की आदत देखी, एतवार देखे, वो दोनों को पसंद किया, दे वेंट इनटू द मैरिज, उन्होंने शादी के बंधन में बांध दिया। पाकिस्तान में क्या है? पाकिस्तान में ये है कि माँ बाप पाकिस्तान में डॉक्टर साहब इससे बिल्कुल, कौन सी लड़की आपकी जो है वो आपके साथ जुड़ रही है, कौन सा आदमी आपके साथ जुड़ रहा है, क्या उसकी नेचर है, क्या नहीं है, उसकी आदत आपको पसंद है, आपकी आदत उसको पसंद है, कोई चक्कर नहीं है। बस जी जिधर आपको भेज दिया है उधर से आपने जो है वो मर के ही निकलना है। ये जो है वो खवातीन को जो है सुनने को बातें मिलती हैं और फिर आगे जाके जो है वो जुल्म ज्यादतियां सब बर्दाश्त करती हैं कि पीछे के रास्ते बंद हैं, आगे कोई रास्ता है कोई नहीं, अब जहां बैठे हैं बस वहीं बैठे रहे। ये जो हमारे मुल्क की चीजें हैं जहां पर हमारे कवानीन मौजूद हैं, आप एडवोकेट है, आप इस चीज को बेहतर तौर पे समझते हैं, कानून मौजूद है, फिर भी हमें पता ही कोई नहीं है कि हमारा हक क्या है, हम अपना हक कैसे ले सकते हैं। और फिर एंड टू एंड जो है वो तलाक पे नौबत आ जाती है और फिर वही थाने कचहरियों में जो है वो ये सूरत हाल देखने को मिलती है कि बच्चे तड़प रहे होते हैं, जिंदगी बर्बाद उन बच्चों की हो जाती है और माँ बाप 21
साल जिंदगी के शादी शुदा होने के बावजूद भी यही कह रहे होते हैं कि हमें तो मोहब्बत ही नहीं मिली। डॉक्टर साहब ये मैंने पहले कहा था कि जो सिंफी डिस्क्रिमिनेशन है पाकिस्तान में वो है, बल्कि पाकिस्तान में नहीं, ये मैं जनरल बात करता हूँ, मेरे जो फॉरेन एक्सपीरियंस भी हैं, मैं बाहर भी रहा हूँ, यूके में भी और साउथ अफ्रीका में भी, वहां पे भी मैंने देखा है कि जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन अपॉन वुमेन दैट इज वेरी मच हाई, वहां पे भी है। लेकिन चूंकि वहां पे अवेयरनेस आ गई है, वहां पे लोगों को पता चल गया है, वहां पे लोगों को एजुकेशन है, वहां पे औरत अकेली रह सकती है। इफ शी हैज डिसाइडेड दैट आई एम गोइंग टू लिव बाय माई सेल्फ, वो अकेली रहेगी, उसको माशरा रहने देगा। लेकिन पाकिस्तान में इट इज वेरी डिफिकल्ट, यहाँ का माशरा अकेली औरत को बर्दाश्त नहीं कर सकता। इवन अदरवाइज शी इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, द पाकिस्तानी जो कल्चर है, माशरा है, शी डजंट एक्सेप्ट द लोनली वुमन, इधर शी इज उसके लिए बेटे की सूरत में, उसके लिए भाई की सूरत में, उसके लिए हस्बैंड की सूरत में, उसके लिए बाप की सूरत में, देयर मस्ट बी सम जेंडर बाइस जो उसको कंट्रोल कर सके। ये पाकिस्तान के माशरे का ये एक फ्लॉ है ना, फ्लॉ है। लेकिन इसमें नहीं होना चाहिए ना, आप ये देखिए सही साहब, नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर एक औरत जो है वो अकेले सरवाइव कर सकती है, और अगर उसके बच का खामिन नहीं है, या वो जो है वो खुद से शादी नहीं करना चाहती है, तो वो इंडिपेंडेंट लेडी है, खुद कमा सकती है, उसके बच्चे हैं या नहीं भी हैं, तो माशरे को ये चीज एक्सेप्ट करनी चाहिए कि एक मर्द ही जो है वो आपके साथ होगा, तभी आपने जो है वो सरवाइव नहीं करना। एक औरत भी बहुत अच्छे तरीके से जिंदगी जो है वो अपनी गुजार सकती है, लेकिन शायद हम इस कॉन्सेप्ट को चेंज नहीं कर सकते। इसमें मैं डॉक्टर साहब कुछ आपकी रिकॉर्ड को थोड़ा सा तस्सीह के लिए बाकी आपकी ठीक है। पाकिस्तान में थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हुआ है, मैंने जो देखा था, हमारे जो कुछ हमसाया ममालिक हैं वहां पे ये ट्रेंड काफी है। पाकिस्तान में अब मुझे कभी कभी मैं ट्रेवल करता हूँ लाहौर में, इस्लामाबाद में, जो वुमेन्स हैं वो बहुत ज्यादा ड्राइवर आ गई हैं, गाड़ियां चला रही हैं। इवन देन जो सबसे अच्छी चीज है बाइक्स की तरफ, जो स्कूटी स्पेशली, वो बड़ी आ गई हैं। अच्छा, पहले उनको भी एक्सेप्ट नहीं करते थे बाइकर्स को, लड़कियां बाइक लेके निकलती थी, बड़ा हूट किया जाता था उनको, लेकिन अब नहीं है, अब इट इज अ रूटीन मैटर, लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है। अब ये देखें, बेटा या बेटी, आप डॉक्टर हैं, यू नोज बेटर देन मी, ये सबसे पहली बात ये है कि इसमें नो बॉडी कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड कि भी आपकी वजह से या बेटा या बेटी नहीं हुआ, ये तो इट गोज टू द जेंडर कि आपकी वजह से, और ये सबसे तो अल्लाह ताला की रहमत होती है कि अल्लाह ने रहमत दी है या बेटा दिया, बिल्कुल ऐसे ही, तो इंसान ये नहीं सोचता। लेकिन यहाँ पर जो माशरा कुछ कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान में जो एक और बात मैंने जो मोटिवेशनल जो हमारा आज टॉपिक है, और जिसके पाकिस्तान के माशरे में जो अडॉप्टेशन है, जो चेंज है, रेशो ऑफ चेंज है, वो डॉक्टर साहब नहीं है। लोग चेंज नहीं होते, लोग स्टिक रहते हैं। ठीक है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे भी है, अमेरिका में भी है, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, जापान में, लेकिन जो तरक्की याफ्ता, जो अच्छी उभरती कौमें हैं, उनमें रेशो ऑफ चेंज ऑफ देयर बिहेवियर, देयर पर्सनल लाइफस्टाइल वो बहुत ज्यादा है, वो चीजों को अडॉप्ट कर लेते हैं। हमारे जो हैं वो एक लफ्ज है ऑर्थोडॉक्स, रासखुल अकीदा, वी आर मोस्टली लकीर के फकीर, वो लकीर के फकीर हैं। मजे की बात बताऊं डॉक्टर साहबा कि ये लाहौर पाकिस्तान का सबसे बड़ा तो नहीं लेकिन जदीद शहर है, और मजे वाली बात ये है कि मैं ये कहता हूँ, ये मेरी अपनी, शायद आप इससे मुत्तफिक ना हो, मैं ये कहता हूँ कि लाहौर इज ए बिगेस्ट विलेज ऑफ पाकिस्तान। लाहौर में ऐसे लोग हैं जिनको यू कैन नॉट चेंज, आप ऐसे वो लोग हैं जिनकी एक अपनी राय है, और दे स्टिल लिव्स इन द 19th सेंचुरी, उनको आप चेंज नहीं कर सकते, उनके तरीके नहीं चेंज कर सकते, उनको आप समझा नहीं सकते। तो इसीलिए हम थोड़ा सा जो, या मैं जिसको कहता हूं कि मैं लोगों को ऐसे ट्रीट करता हूं, एक सोक्रेटिस तरीका था जिसको कहते, वो एक एग्जाम्पल पेश कर देता था कि भी ये एग्जाम्पल है, एक ये क्वेश्चन है, इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो ऐसे मैं एक एग्जाम्पल पुट करके, फॉर एग्जाम्पल आप डॉक्टर हैं, मैंने आपसे बात की आपके पेशेंट के हिसाब से, आप ऐसे ही बात करेंगे। हमारे में लोगों के पास जो असल चीज है, लोग समझते नहीं है, क्योंकि चीजों को समझने के लिए पहले ज़हन को रिसेप्टिव होना चाहिए। बहुत समझदार हैं लेकिन समझते नहीं समझदार डॉक्टर साहब वो समझदार हैं, वो अपनी वो जो पर्सनल एक्वायरिंग में, पर्सनल चीजों में, अपने पर्सनल बेनिफिट्स में, वही तो कह रही हूँ, लोग बहुत समझदार हैं, पॉइंट टू बी नोटेड, लोग बहुत समझदार हैं लेकिन समझते नहीं है। डॉक्टर साहब वो तो फिर देखें, समझदार अपने लिए, समझना जो है वो कलेक्टिव होता है, माशरे के लिए है। अब माशरे के लिए देखिए कितनी बुरी बात है, मैं लोगों से बात करता हूँ
کہ میں آئی ہیلز فرام اے ویری اسمال سٹی ٹاؤن شیخوپورہ لاہور کے سپرب میں ہے. وہاں پر میں جب چھوٹا تھا میں اٹھ کے دیکھتا تھا بازاروں میں, ہمارا جو مین بازار تھا لاہور میں بھی اب دیکھتا ہوں کہ مین بازار کے اندر گھر کا وہ جو کوڑا اور کرکٹ ہوتا ہے وہ درمیان میں لا کے رکھ دیتے ہیں. دس پریکٹس از اسٹل گوئنگ آن ان لاہور. تو وہ ایک اس کا ڈسٹ بن دیکھیں سارے آپ یو آر ملٹی ملینئرز, آپ 100 روپیز فی دکاندار اکٹھا کرے تو کوئی ایسا سیٹ اپ کر سکتا ہے, اس کو کر لیں. لیکن یہ مسئلہ ہوتا ہے کولیکٹیو سوچ کا. پاکستان میں کولیکٹیو نہیں, پاکستان میں انڈیویجول سوچ ہے. ہم کہتے ہیں کوئی آ جائے کر دے بسم اللہ, گڈ. ہم نے خود کچھ نہیں کرنا اور نہ ہی ہم خود کچھ کرنا چاہتے ہیں. آپ سب کچھ آپ گورنمنٹ پہ توقع لگا کے رکھتے ہیں کہ گورنمنٹ آئے گی. میں ایک بک میں پڑھ رہا تھا کہ گورنمنٹ تو امریکہ کی بھی, یو کے کی بھی, کینیڈا کی بھی, آسٹریلیا کی بھی, جاپان کی بھی, چائنا کی بھی کچھ نہیں کرتی, وہ جسٹ آپ کو فیسیلیٹیٹ کرتی ہے سر. لائک پیرنٹس, ایک ہم کہتے ہیں پیرنٹس کا, پیرنٹس دیکھیں اگر آپ خود اپنے گھروں کو صاف رکھتے ہیں, خود باہر گند نہیں پھینکتے ہیں, خود ان کو پتا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا, ان کے پاس سب چیزیں خود موجود ہیں کیونکہ وہ ایک اویئر معاشرے میں ہے اور ہم ایک ایسے معاشرے میں ہیں جس میں ہمیں اویئرنیس سے دور رکھا گیا ہے. معذرت کے ساتھ یہ ہماری مطلب بہت ساری چیزوں کا قصور ہے کہ ہمیں اویئر نہیں کیا گیا کیونکہ ہمارے پاس تعلیم کی کمی ہے. جس معاشرے میں تعلیم کی کمی ہوگی وہاں پہ حالات ایسے ہی ہوں گے جیسے یہاں پر ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کی بات ٹھیک ہے, تعلیم کی کمی ہے, لیکن میری جو اپنی پرسپشن ہے وہ دیٹ از کوائٹ ڈفرینٹ فرام یور پرسپشن. پاکستان میں اب لوگوں کے پاس ایجوکیشن ہے. میں نے پڑھے لکھے ایسے دیکھے ہیں کہ میں بس کیا بتاؤں آپ کو, ان کی ٹریننگ نہیں ہے, ان کو سمجھ نہیں ہے, ان کو بوجھ نہیں ہے, بیسک چیزوں کا ان کا نہیں پتا. میں پرسوں کی بات بتا رہا ہوں, میں گیا ایک دوست, میرا کزن تھا میرے ساتھ, گلشن راوی میں ہم نے بٹ سویٹ سے کچھ چیز نجی لی بیکری سے, تو وہاں پہ گاڑی اس طرح ایک پڑھے لکھے بندے نے وہ سوٹڈ بوٹڈ ٹائی شائی لگائی فیملی, اس نے 2 گاڑیوں کو سٹک کر کے اندر, اس کو پتا بھی ہے کہ انہوں نے واپس نکلنا ہے. مطلب یہ بنیادی چیزیں ہم میں نہیں ہیں. ہم ایک اور بات یہاں سے مجھے جو کلک کی آپ کی جو فوڈ فار تھاٹ ہے, ہم جو ہیں وہ صرف وی آر لوکنگ فار آف سیلف. ہاں میں اپنی طرف دیکھ رہا ہوں, آپ اپنی طرف دیکھ رہی ہیں, وہ سامنے والا اپنی طرف دیکھ رہا ہوں. سر میں چھوٹی سی بات میں بتاتا ہوں. ایک جگہ پہ ایک بڑا ایک مشہور فلسفی تھا, اس نے ای کا نشان ڈرا کر دیا. ای کا نشان ڈرا کر کے لوگوں کو کہا اس کے نارتھ پہ, ایسٹ پہ, ویسٹ پہ, ساؤتھ پہ ایک بندہ کھڑا ہو جائے. جو نارتھ پہ کہا اس کو کہا کہ یہ کیا ہے, اس نے کہا یہ 3 ہے. جو ویسٹ پہ تھا اس نے کہا یہ M ہے. جو ایسٹ میں تھا اس نے کہا یہ تو 3 ڈنڈے لگے ہوئے ہیں. اب تینوں بندے اپنی جگہ پہ درست تھے, لیکن وہ دوسرے کی جگہ پہ جا کے نہیں تھے دیکھ رہے. ہم اپنی سائڈ دیکھ رہے ہیں, صرف اپنی سائڈ دیکھتے ہیں. جب تک آپ چیزوں کو دوسری سائڈ سے نہیں دیکھیں گے چیزیں آپ کو سمجھ میں نہیں آتی. اور چیزوں کو سمجھنے کے لیے میں وہ پڑھتا ہوں مینجمنٹ کا, موٹیویشنل کا, اس میں یہ بڑی چیزیں آتی ہیں کہ آپ نے جب کوئی آدمی, فار ایگزامپل آپ شوز لینے گئی ہیں, آپ جیولری لینے گئی ہیں, آپ اپنے ڈریسز لینے گئی ہیں, لبرٹی گئی ہیں, کسی بھی اچھی مارکیٹ میں گئی ہیں, تو جب تک جو سیلز مین ہے آپ کی نیڈز کو, آپ کی وانٹس کو, آپ کے بیہیویئر کو آپ کو سٹڈی نہیں کرے گا, وہ آپ کو کوالیفائی نہیں کر سکتا. جو مجھے چاہیے اس کو نہیں پتا چلے گا, اس کو نہیں پتا چلے گا. ویری گڈ. دوسری بات, وہ آپ کو پراپر ٹائم نہیں دے گا, وہ آپ کے متعلق پوری آپ کو چھان بین نہیں کرے گا. اور جو اچھا جو سیل مین ہوتا ہے وہ ڈاکٹر صاحبہ وہ آپ کو اس طرح وہ لے کے چلتا ہے کہ آپ مجبور ہو جاتے ہیں اس سے کچھ نہ کچھ چیزیں لینے. ایسا ہوا, بہت دفعہ ہوا میری لائف میں, میں نے کچھ نہیں لینا تھا, میرا کوئی پلان نہیں تھا, لیکن آگے سے جو ہے وہ مجھے رویہ ایسا ملا اور ایٹیٹیوڈ ایسا ملا کہ میں نے کہا نہیں یار کچھ لے لینا چاہیے. تو یہ وہ والی بات ہے. That's the point. یہ ڈاکٹر صاحبہ لوگوں کو, یہ گڈ سیل مین ہوتے ہیں, یہ شاید پڑھے لکھے نہ ہوں لیکن وہ سیکھ جاتے ہیں لوگوں کے بیہیویئر سے. میں بات روٹین میں کرتا ہوں کہ جو گاڑی ڈرائیور چلا رہا ہوتا ہے, بس فار ایگزامپل آپ نے اسلام آباد جانا ہے, ڈرائیور کو اگر یہ نہیں پتا کہ وہ جو رستے میں آنے والی سواری ہے, if he or she is going to sit in my car, in my bus, وہ اس کے پاس ہی کھڑا کرے گا جس سواری نے جانا ہے. اگر اس کو پتا ہونا چاہیے بیکاز ہی از اے ڈرائیور. تو اسی طرح جو ڈاکٹر ہے اس کو پتا ہونا چاہیے, جو وکیل ہے اس کو پتا ہونا چاہیے,
जो बिजनेसमैन है उसको पता होना चाहिए, जो ब्यूरोक्रेट है उसको पता होना चाहिए, जो जज है उसको पता होना चाहिए, जो सेल्समैन है उसको पता होना चाहिए, जो अच्छा सेलमैन है हाँ। उसको पता होना चाहिए, वो आपको जाना ही नहीं देगा। न्यूयॉर्क में एक दफा ऐसा हुआ कि बारिश हो रही थी, 2-3 बड़े रिच आदमी थे, दे हेल्स फ्रॉम अ वेरी ब्लू फैमिली। उन्होंने बारिश से रुकने के लिए तो उन्होंने एक दुकान में चले गए, और जो आउटलेट था वहां पे जाके उन्होंने कपड़े देखने लग पड़े टाइम पास करने के लिए। अच्छा। तो जो वहां का जो बड़ा ज़ीरक सेल्समैन था वो आया, उन्होंने कहा कि सर आप क्या पसंद करेंगे, चाय या कॉफी? तो उन्होंने कहा नहीं बस थैंक यू, हम तो बस टाइम पास कर रहे हैं। उसने कहा कोई बात नहीं। उसने उनको पहले चाय पिलाई या कॉफी की ऑफर की, कॉफी पिलाई। उनको बिठाते बिठाते उनको जब 5-10 मिनट उसके साथ वो उसकी रैपट, एक लफ्ज होता है रैपट, यानी कि एक ताल्लुक बन जाना। एक पहली चीज लिंक होती है, दूसरी रैपट होती है। जब उसका एक ताल्लुक बन गया, एक हल्का सा एक स्ट्रिंग बन गई, उसने कहा कि सर हमारे पास एक सर्दियों का और स्पेशली जो कि न्यूयॉर्क में बर्फबारी बड़ी होती है, ऐसा स्टॉक आया है, अगर आप बुरा ना मनाएं तो जस्ट फॉर टाइम पासिंग, आपका टाइम पास करने के लिए मैं आपको दिखाता हूं, लेकिन दैट इज फॉर द स्पेशल पर्सन। और मुझे लगा है कि आप यू आर द वन ऑफ दोज स्पेशल पर्सन, सो आई वुड लाइक टू कम टू बी। वो उनको लेके गया उसी जगह पे, उसी शॉप में उसने दिखाया, वो उसने शॉप खोली, वो देखा चीजें, उनको वो चीजें तो सेम होती हैं, चीजों को प्रेजेंट करने का तरीका होता है। चीजों को प्रेजेंट जिस तरह उसने किया सेलमैन ने, वो तमाम चीजें डॉक्टर साहब, उसने पूरी शेल्फ, अमीर आदमी था, रईस था, उसने तमाम चीजें खरीदी। और उस दिन उसने, मेरा ख्याल है अपनी लाइफ में, वो सेलमैन कहता है मैंने इतने पैसे कमाए कि जितने मैंने पहले नहीं थे कमाए। तो आप इस बात से समझ लेना कि वो कैसे उसने उनको प्यार से, इसकी भी वो एक हर चीज का एक फार्मूला एक बना हुआ है। इसका भी डॉक्टर साहब एक है कि पहले आपने एक लिंक डेवलप करना होता है। इफ यू हैव ए क्लाइंट, इफ यू हैव अ प्रोस्पेक्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डेवलप ए लिंक। जब लिंक होगा, रेफरेंस होगा, फिर होगा देयर इज अनदर स्टेप दैट इज कॉल्ड रैपर्ट, फिर आप उसके साथ ताल्लुक बना लेंगे। तीसरा होता है अप्रेजल, आप उसको चेक करेंगे भी ठीक है ये डॉक्टर है, कैसा है, इसका जो प्रेस्क्रिप्शन है, इसकी जो निशानदेही है बीमारी को जज करने की, इसके पास पता चल जाता है ना, इक्विपमेंट है। उसके बाद 2-3 स्टेप आते हैं, फिर जो सेल है वो कंप्लीट हो जाती है। तो एग्रीमेंट में जाके सेल इज गोइंग टू बी क्लोज। और ये फार्मूले बनाए हुए हैं, इंटरनेशनल बुक्स, मैनेजमेंट बुक्स जो मैंने पढ़ी हैं, अल्लाह का शुक्र है उसमें से ये सारी चीजें ऐसे हैं कि आपको पता चल। किसी जज साहब को जो है वो मोटिवेट करने की कोशिश की? जज जज भी लाइक आवर ब्रदर्स, लाइक आवर फादर्स, लाइक आवर ब्रदर्स, वो हमारी तरह के हैं। तो इंसान है, उनके अंदर दिल धड़कता है। लेकिन मसला ये है कि व्हेन दे आर इन सिस्टम दे आर लाइक द सिस्टम, व्हेन दे आर सिस्टम दे आर लाइक द सिस्टम। वो हौसला नहीं करते थोड़ा सा। अगर मैंने भी अपना खौल तोड़ा, मैंने हौसला किया, अल्लाह का शुक्र है, मतलब मुझे किसी ने सपोर्ट नहीं की। के बड़े यंगस्टर जजेस हैं जिनको मैं जानती हूँ, मेरे प्रोग्राम्स में जो है वो काफी मेरी उनसे जो इंटरेक्ट रहता है। उन्होंने किताबें भी लिखी हैं। yes, और इस तरह से जो है वो बुक्स की, अभी जो है वो पिछले दिनों जो है वो आपके सिविल जज हैं जिनकी जो है वो तकरीबन रौनुमाई भी हुई जो है वो बुक की। बहुत यंग माशाल्लाह हैं वो, और उनके साथ बड़ा अच्छा एक फैमिली जो है वो लिंक भी है। तो मैंने तब ये सोचा और मुझे ये ख्याल आया कि इस तरह के लोग जब इस फील्ड में आना शुरू कर देंगे तो फिर लोगों के मसाइल भी हल होना शुरू हो जाएंगे। जब ये चीजों को करीब से देखते हैं, समझते हैं, आप जैसे लोग हैं जिस तरह आप काम कर रहे हैं कि आप एक एडवोकेट होते हुए जो है वो लोगों की आपको एहसास भी है, तकलीफ भी फील करते हैं, आप जो है उनको मोटिवेट भी करते हैं। जैसे अब आपने जो है एग्जाम्पल्स जो दी, आउटस्टैंडिंग एग्जाम्पल्स, और आपने जो है वो बिल्कुल ट्रूली जो है वो बात की कि ऐसा है तो ऐसा है, ऐसा है तो ऐसा नहीं है। तो ये वो चीजें हैं जो कि जिंदगी में बहुत बहुत ज्यादा जो है वो हमारी इंपॉर्टेंस रखती हैं, लेकिन हम इनको निगलेक्ट करते हैं। कोई भी शोबा हो, हम किसी से भी ताल्लुक रखते हो। आप मुझे बताइएगा कि एज अ मोटिवेशनल स्पीकर
अक्सर लोग कहते हैं कि हमें मोटिवेशनल स्पीकर ना कहें, हम मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हैं। आप मेरी इस बात से क्यों इत्तेफाक करेंगे कि नहीं, लोग कहते हैं हमें लाइफ कोच कहें, हमें कहें कि हम जो है वो एक आपको लाइफ लाइन देते हैं, आपको एक नई जिंदगी देते हैं। मोटिवेशनल तो वो भी होता है कि आपको गलत तरफ मोटिवेट कर दे, आपको सही तरफ मोटिवेट कर दे। मैंने अक्सर लोगों को जब मोटिवेशनल स्पीकर कॉल किया तो उनको बहुत बुरा लगा कि ये आप हमें मोटिवेशनल स्पीकर मत कहें। लेकिन जब मैंने आपसे बात की, आपको एज अ मोटिवेशनल स्पीकर, और जैसे कि आपका मतलब स्क्रीन पर टैग भी मोटिवेशनल स्पीकर का है, तो क्या कहते हैं आप कि क्या होता है मोटिवेशनल स्पीकर? जैसा मोटिवेशनल स्पीकर बड़ा सिंपल वर्ड है, ये हमने अभी तो लेटेस्ट डिक्शनरी से लिया है, लेकिन मोटिवेशनल स्पीकर शुरू से होता आ रहा है। हाँ। जो किसी को किसी दुरुस्त रास्ते की तरफ लेके जाएगा, जो एक अच्छा मुनासिब और रहने के काबिल रास्ता है, जो उसको रास्ता दिखाएगा, जो उसका टीचर होगा, जो उसका मेंटोर होगा, जो उसका सिखाने वाला होगा, जो उसका उस्ताद होगा, माँ बाप होगा। माँ बाप भी सबसे पहला मोटिवेशनल स्पीकर आपका माँ बाप होते हैं। जाहिर वो आपको बताते हैं अब कि भी ये रास्ता बेटा दुरुस्त है, ये हाँ। रास्ता दुरुस्त नहीं है, ये रास्ता तबाही की तरफ जाता है, ये रास्ता अच्छा है, आपने इस रास्ते पे रहना है। तो अभी उसके बाद मोटिवेशनल स्पीकर में ये अब इंटरनेशनल लेवल पे लोगों ने देखा कि मोटिवेशनल स्पीकर्स बड़ा नाम चल रहा है, बड़ा इन है, तो हाँ। लोगों ने कहना शुरू कर दिया। लेकिन पाकिस्तान में मैंने बताया आपको चीजों को, मैंने पहले बात की थी प्रोग्राम के शुरू में कि पीपल्स आर डिफिकल्ट टू अडेप्ट। वो चीजों को अडॉप्ट करने में बड़ा मुश्किल करते हैं। पाकिस्तान में मोटिवेशनल को बुरा समझते हो शायद, आई डोंट नो, लेकिन मैंने देखे मेरे नाम के साथ, मैं बड़ा फ्रैंकली स्पीकिंग, मुझे दोस्त कुछ और कहते हैं, कोई फिलोसोफर कहता है, कोई मेरा दोस्त कहता है तुम टीचर हो, कुछ दोस्त कुछ कहते हैं। आपने ये जो मेरे नाम के साथ टैग लगाया मोटिवेशनल, फर्स्ट टाइम इसको स्पेसिफाई करके बाय नेम, हाँ। लोग मुझे वैसे ज्यादा कहते हैं, क्योंकि मजाक के तौर पे कहते हैं तुम बड़े अफलातून हो, तुम बहुत बड़े फिलासफर हो, तुम्हें बहुत बातें हाँ। तो देखिए इसी माशरे से सीखी है ना मैंने, इसी माशरे से सीख के जस्ट उनको मैंने अप्लाई किया। पीपल डोंट अप्लाई थिंग्स व्हाट दे हैव ऑलरेडी अंडरस्टैंड। जो मैंने अंडरस्टैंड किया है, मैं चाहता हूं कि लोगों को भी पता चल जाए। इसको कहते हैं मोटिवेशनल स्पीकर। और वो मैं भी मोटिवेशन, अगर आपकी बात से डॉक्टर साहबा किसी को कुछ समझ आ जाती है, इफ एनीबॉडी लर्न्स फ्रॉम योर दिस प्रोग्राम, यू आर द आल्सो इन द एम्बिट ऑफ द मोटिवेशन स्पीकर। आप भी मोटिवेशन स्पीकर है। डॉक्टर कहता है अभी जो दिल के मरीज को, आपने स्मोकिंग नहीं करनी, आपने कोई ऐसी तेल वाली चीज नहीं लेनी, आपने ये करना है, सुबह वॉक करनी है, ये करनी है, तो ही इज अ मोटिवेशनल स्पीकर, ही इज अ मोटिवेशनल डॉक्टर। लेकिन अगर आप अमल कर रहे हैं, दैट इज वेरी गुड। अगर आप उस पर अमल नहीं कर रहे तो थिंग्स आर गोइंग एज दे वर गोइंग। इसमें एक बड़े मशहूर, मैं मुफक्कर नहीं कहा था, मैं बातों के साथ बातें चलेंगी। बिल्कुल बिल्कुल। इफ यू आर गोइंग व्हाट यू हैव, इफ यू आर डूइंग व्हाट यू ऑलरेडी हैव डन, you have got what you have already get। अगर आप वही कुछ करते रहे हैं जो पहले करते रहे हैं, तो आपको वही मिलेगा जो आपको ऑलरेडी मिलता है। बिल्कुल ऐसे ही जिस चीज की तरफ आपने कंसंट्रेशन की है, मिलेगा वही। थॉट आपकी जो है वो इंपॉर्टेंस रखती है, जैसी आपकी सोच है वैसा ही आपका आगे मुस्तकबिल है। अच्छी सोच रखेंगे, अच्छी लाइफ जो है वो आपकी गुजरेगी। आप बैड चीजों की तरफ ज्यादा सोचेंगे, बैड इंपैक्ट की तरफ ज्यादा सोचेंगे, हर चीज का नेगेटिव पहलू निकाल कर बैठ जाएंगे, तो आपकी जिंदगी में सारा कुछ नेगेटिविटी की तरफ ही जो है वो जाएगा, पॉजिटिविटी की तरफ नहीं जाएगा। बड़ी अच्छी एक आपको वो सेइंग बताता हूँ, सो ए थॉट रीप ए एक्शन, सो ए एक्शन रीप ए हैबिट, सो ए हैबिट रीप ए कैरेक्टर। यानी कि अगर आप एक थॉट को उसका बीज बोएंगे तो आपको एक एक्शन मिलेगा। एक एक्शन करेंगे कंटिन्यूअसली, दैट इज गोइंग टू ट्रांसफॉर्म इन योर हैबिट। और जो हैबिट होगी वो आपका इन द लास्ट टाइम आपका कैरेक्टर बन जाएगा। लोग कहेंगे कि ये भी बड़ा। अब ये हमारे खान साहब हैं, इमरान खान साहब, अब जो ये तो सियासत में तो आप आए हैं, ये तो बहुत अच्छे क्रिकेटर थे। उनकी प्रैक्टिस ये थी कि लास्ट 20 ईयर से, लास्ट 65 ईयर से, वो जो 15 साल के थे खान साहब, तब से वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। और ऐसी प्रैक्टिस कर रहे हैं, मैंने एक देखी, नजरियाती तौर पे मैं उनके हक में नहीं हूं, लेकिन मैंने उनको जो उनका बीइंग ए
बीइंग जो क्रिकेट मैन है, जो वो ही इज ए नाइस क्रिकेट मैन, स्पोर्ट्समैन, बीइंग स्पोर्ट्समैन, तो वो उन्होंने ऐसा उनका अंदाज था, उन्होंने ट्रेनिंग की, प्रैक्टिस की, बताया कि भी मैं आई कैन डू इट, और दुनिया में पाकिस्तान की जो पूरी हिस्ट्री है, ऐसा क्रिकेटर पैदा नहीं हो सकता। आई एम टॉकिंग अबाउट नॉट ओनली इन पाकिस्तान बट आल्सो ऑल ओवर द वर्ल्ड, ही इज यूनिक क्रिकेट मैन, नो डाउट अबाउट इट, एग्जैक्टली। और मैं इस चीज से एग्री करूंगी, स्पोर्ट्समैन की जहां बात आती है, एक पर्सनालिटी की या ग्रूमिंग की बात आती है, तो वजीर आजम इमरान खान वाकई ही ऐसी पर्सनालिटी है कि उनके दुश्मन भी ये कहते हैं कि बंदा जो है वो बिल्कुल अभी मैंने कहा नहीं दुश्मन नहीं, आई एम नॉट बट मेरी जो नजरियात थी सियासी, लेकिन बीइंग ए स्पोर्ट्समैन ही इज ए यूनिक पर्सन, बिल्कुल, नो डाउट अबाउट इट। और जो है वो इस तरह के लोगों की जरूरत है, इस तरह के लोगों को आगे आना पाकिस्तानी इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के एसेट है हमारे, डिफरेंट लोगों से होता है, लोगों के साथ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है हमारा, लोगों के साथ डिफरेंट इख्तलाफात हो सकते हैं, मियाँ बीवी के इख्तलाफात होते हैं, माँ बाप से होते हैं, बहनों से, लेकिन अगर किसी में कुछ अच्छा है तो उसको भी एक्सेप्ट करना चाहिए ना। जनाब नबी पाक की एक बात बताता हूँ कि एक दफा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो उन्होंने कहा कि भी ये किसी ने कहा कि इस तरह करना चाहिए, तो कुछ बैठे साहबा थे, उन्होंने कहा कि भी ये तो यहूदियों ने कहा, तो उन्होंने कहा ये ना देखो कि किन्हों ने कहा है, ये देखो कि क्या कहा है, तो आपने यू हैव टू लर्न। पाकिस्तान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हस्ती है वो आज तक की जो वाइजेस्ट पर्सन ऑन द प्लेनेट, जो आज तक जो आए हैं, उनके पास जो विजन था वो दुनिया में तमाम दुनिया के इंसानों का विजन एक साइड पे कर लें, उनका विजन कर लें, वो ऐसा विजन था, वो गॉड गिफ्टेड था, और कुरान पाक में दिया कि अल्लाह ताला ने उनको वो रहती दुनिया तक रहेगा, उनको गिफ्ट मिला था ना, अल्लाह पाक ने उनको गिफ्ट दिया था, और जो चीजें गिफ्ट मिली हों, और बेसिकली वो अनपढ़ थे लेकिन वो उनका नाम उम्मी है, लेकिन कुरान पाक में बताया कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैंने उनको एक ऐसा गिफ्ट दिया है, और वो ऐसा गिफ्ट था पूरी दुनिया इंसानियत के लिए, वो उनकी जो जिंदगी है मिशल राह। बिल्कुल बेशक। और दूसरी बात ये है कि अगर हम अपनी लाइफ में, अपनी जिंदगियों में जो है वो एक जरा सा भी एलिमेंट जो है ले लेना, इतनी बड़ी हस्ती से एक जरा सी बात भी जो है वो अच्छी सीख लें, तो मैं समझती हूँ कि हमारी आधी परेशानियां तो वैसे ही दूर हो जाती हैं। हमारी सारी परेशानियों की जड़ जो है वो हमारी गलत सोच है। जो सोच हमारे दिमाग से जो है वो हमारे दिल तक, और दिल से फिर हमारी पूरी बॉडी और माइंड को डिस्टर्ब करती हुई जो है वो हमें एक अजीब सी पर्सनैलिटी में जो है वो डिक्लेयर कर देती है। और ये डिफरेंट पर्सनैलिटी जो है जब ये माशरे में सामने आती है तो ये फिर माशरे को डिस्टर्ब करती है। जब माशरा डिस्टर्ब होता है तो इस तरह के लोग जो है वो मामलात और हालात को खराब करते हुए जो है वो माशरे में बिगाड़ पैदा करते हैं। इसीलिए सब जो चीज शुरू हो रही है ना, वो आपकी सोच है। सबसे पहले अपनी सोच को पॉजिटिव कीजिए। आप किसी के बारे में गलत मत सोचें। कोई गलत है भी तो हुक्म ये है कि उसके बारे में भी गलत मत सोचो। किसी को गलत करते देख भी लिया तो लोगों में उसका चर्चा ही ना करो, उस चीज को छुपाओ, उस चीज के बारे में मत बताओ। और गुनाह तो वैसे ही कहा गया कि गुनाह तो जो है वो सरेआम करने की वैसे ही बहुत बड़ा जो है वो ये उससे भी बड़ा कबीरा गुनाह है, तो ये तो करो ही ना। और अगर किसी को देख भी लो तो पर्दापोशी करो। आज हम क्या करते हैं, जरा सा किसी की चीज जो है वो देख लेते हैं, कोई काम करने जो है वो हो जाता है या किसी से कुछ गलत सरजद हो जाता है तो हम उसको मेंटली इतना डिस्टर्ब कर देते हैं कि वो बंदा जो है वो एबनॉर्मलिटी की तरफ चला जाता है। मैं ऐसे पेशेंट डील करती हूँ। मैंने जो है फाउंटेन हाउस में जॉब की 3 साल। आप यकीन करें वहां लोग ऐसे ही नहीं आते। इतने पढ़े लिखे लोगों को हम जिस तरह से इंजेक्शन लगाते थे और उनको जो है वो वहां पर जो है वो रखा जाता था, ये अजियतनाक है। ये लोगों के वो रवैये हैं जिनकी वजह से वो इस नौबत तक पहुंचे। आप एक मोटिवेशनल स्पीकर है, जब आप मोटिवेट कर रहे हैं, जब आप लोगों को सही और गलत की तरफ निशानदेही कर रहे हैं, तो हो सकता है कि कोई अच्छी तरफ आ जाए, लेकिन हो सकता है कि आपको ही कोई समझा जाए। नहीं डॉक्टर साहब, वो जब इंटरेक्शन होती है तो आप लाजमी तौर पे आप दोनों साइडें एक दूसरे से सीखती हैं, लेकिन शर्त यह है कि सीखने का तमन्ना हो कि मैं कुछ सीखूं। अब पाकिस्तान, अभी आपकी वो बात को मैं इसको एक और पैराए में बात करूंगा। आपने बड़ी अच्छी मिसाल दी, आपने बताया भी, तो इसमें यह है कि लोग रवैये जो है ना, रवैये वो 2 तरह के होते हैं। एक रवैया होता है रिएक्शनरी, एक होता है एक्शन का रिएक्शन, एक्शन का रिएक्शन, वो न्यूटन का कानून है जो। एक होता है रिस्पॉन्ड करना। रिस्पॉन्ड करना, ये रिएक्ट करना, रिस्पॉन्ड करना। रिएक्ट का मतलब ये होता है, आपने मुझे कहा कि भी
मियाँ बीवी का प्रॉब्लम बात करते हैं, क्वेश्चन, मियाँ ने बीवी को कहा कि भी आज ये पका लेना या ये कर लेना, उसने उसको कहा कि भी पूरा हफ्ता तो यही चल रहा है तो आप ये क्यों कह रही हैं। अब उसने उसको जवाब देने के, अगर तो वो उसको जवाब देगा तुम कौन सा ये कर रही हो, उसको उसी तंज में जवाब देगा, उसी उसको टिचकर में करेगा, उसको आइटिरेट करेगा या उसको रेसिप्रोकेट करेगा, डॉक्टर साहब लड़ाई हो जाएगी। अगर वो रिस्पॉन्ड करेगा भी ठीक है इतने दिन खा लिया एक दिन और बना लो, क्या हो जाएगा। हम लोग रिएक्ट करते हैं। पाकिस्तान का जो मैंने मसला देखा है, यहाँ पे जो लोगों के मसाइल हैं, जो सबसे बड़े, जो आपने अभी बात की फाउंटेन हाउस की, वो लोगों के जाने का भी ज्यादा से मसला ये है कि पीपल्स आर मोस्टली वो रिएक्शनरी पीपल्स हैं, वो रिएक्शन करते हैं। हमने रिएक्शनरी लाइफ नहीं गुजारनी होती। किसी ने किसी को बुरा कहा है, आपने उसको ऑब्जर्व करना है, आपने लड़ने नहीं लग पड़ना। आपके पास वो कुव्वत होनी चाहिए फैसला करने की कि आपने उसकी जो बुरी बात है उसको ऑब्जर्व करके उसको इस तरीके से गुजार देना है, गो थ्रू कर देना है कि आपने उसका एक अच्छा बामानी तरीके से रिस्पांस देना है। मैंने देखा पाकिस्तान में हम गुजरते हैं गर्मियों में, सर्दियों में, इशारों पे लड़ाई हो रही है। भी पहले गर्मी बड़ी ज्यादा है। देखें मुझे ये बताएं कि एक जो सिग्नल है उसको क्रॉस करने से एक बंदा आहिस्ता आहिस्ता आगे जा रहा है, वो कितनी जल्दी जाके घर पहुंच लेगा। यही तो बात है। अब देखा ना, सबसे पहले तो पेशेंस यहीं पे नजर आ जाते सड़कों पे। उसकी देखे ना, उसके 1 मिनट जाने से, 1 सेकंड जाने से पहले कहां पे वो चला जाएगा। पहले ही वो मोटरसाइकिल पे है, वो कौन सा पहले गाड़ी पे है। सही। अब मैं पेशेंस की आपको बात एक फिर मिसाल से बात बताऊंगा। एक हमारे मेंटोर हैं, बड़ी पाकिस्तान में बड़ी एक फर्म है उनकी, उनसे मेरी मीटिंग हुई किसी दोस्त के तवस्सुत से। सलेरिया साहब है हमारे दोस्त से। तो उन्होंने बताया कि पाकिस्तान में सबसे जो जल्दी होती है वो किसको होती है। उन्होंने पाकिस्तान में नहीं जल्दी, उन्होंने वैसे आपकी बात पेशेंस से मैं बात कर रहा हूँ। पेशेंस आपने कहा ना पाकिस्तान में लोगों के पास पेशेंस नहीं। उन्होंने कहा जी वो सबसे जल्दी, मैंने कहा मुझे नहीं पता पैसे मांगने की सबसे जल्दी किसी की होती है। मैंने कहा पैसे सबको जरूरी है। कहते नहीं, लेबर जो पैसे कौन जल्दी मांगता है। मैंने कहा पता नहीं। वो कहता है मांगने वाला। मैंने कहा वो कैसे। कहता है आप इशारे पे जाते हैं, टक टक करता है आपकी गाड़ी का, जब मुझे 10 रुपए दो। इसका मतलब उसको बहुत जल्दी है पैसों की, उसको अपने आप से गर्ज है। सही। उसको 10 रुपए मिलते हैं, किसी को 20 मिल जाएंगे, 50 मिल जाएंगे। आप खड़े हैं किसी पार्क में, को मांगने वाला आ गया, आपका वो दुपट्टा कपड़े पकड़ खींचेगा, मुझे पैसे दो। सही। उसके बाद आ जाए स्टेप 2। इसके बाद किसको जल्दी है। मजदूर को, लेबर को। तो शाम को 5 बजेंगे, वो 5:15 बजे कहेगा मेरा काम पूरा हो गया, गिव मी द 500-600 रुपीज। राइट। उसके बाद आ जाएगा कौन, आ जाएगा जो वीकेंड पे जिसको मिलता है। यूके की बात कर रहा हूं, अमेरिका की, कनाडा में वीकली मिलती है। मुझे मेरा वीक दे दें जी, आज जुमा हो गया, वीक मिलेगा उसको। उसके बाद मंथली। अब जो बात बताने वाली बात है, वो कहता है वी आर द बिजनेसमैन। हमने बिजनेस को इन्वेस्ट किया, 4 साल हमें कुछ नहीं मिला, लगाया हमने। सही। लगाने के बाद जब आएगा हमें उतना ज्यादा ही आना है जो हमने वेट किया। हमें वेट करने के पैसे मिलते हैं, मिलियंस एंड बिलियंस। और जो बंदा वेट नहीं ना करता, इंतजार नहीं करता। मेरे एक दोस्त ने मुझे कल एक क्लिप, वो उतना ही कमाता है। हाँ, वो वहीं पे रहता है, वो आगे नहीं जा पाता। वो मेरे छोटी सी बात है, उसने भेजा, क्लिप भेजा मुझे। उसने कहा कि अगर कोयला सब्र कर लेता तो हीरा बन जाता। कैसी बात। वो मेरा दोस्त मिर्जा साहब बड़े, कोयले ने सब्र ही नहीं किया, कोयले ने सब्र ही नहीं किया। तो हमारे दोस्त हैं इसी तरह। सब्र बड़ी नेमत है, ये नेमत है जी। मैं कहती हूँ कि सब्र जिसके पास है ना, ये नेमत है उसके पास। जिसको सब्र करना आ गया है ना, उसने जिंदगी में अपनी जिंदगी आसान कर ली है। उसने अपनी जिंदगी में जो है वो खुश रहना सीख लिया है। जिसके पास सब्र की ताकत है, ये ताकत है, ये अता है, ये अल्लाह का फजल है जो आपके ऊपर होता है। ये ऐसे ही सब्र की कैफियत नहीं आ जाती। बड़े बड़े पहाड़ टूट जाते हैं और लोग ऐसे खुश और पुरसुकून जो है वो नजर आते हैं। ये क्या है? क्या वो इंसान नहीं है? क्या उनकी फीलिंग्स नहीं है? क्या उनके साथ वो इस सब चीजों को जो है वो देख नहीं रहे हैं? लेकिन क्या है कि उनके साथ अल्लाह की वो मदद है, वो फजल है, वो ताकत है कि जो उनके इनर की अच्छाई की वजह से उनके साथ है, जो उनकी ताकत बन गया है। और ये सब्र की ताकत बहुत बड़ी ताकत है, क्योंकि सब्र का अगर बात आ जाए तो ये तो बहुत बड़ा जो है वास्ट टॉपिक जो है वो चला जाता है। इस पे तो हम बहुत जो है वो बात कर सकते हैं। ये डॉक्टर साहब, ये भी लर्निंग, ये भी ये जो हैबिट है ना सब्र, इट्स आल्सो हैबिट।
एंड एवरी हैबिट यू सब्र करना ही तो मुश्किल है सर। डॉक्टर साहब ये इसी के देखें, हम माशरे में हम लर्न नहीं करते। एवरी हैबिट, एवरीथिंग, एवरी बिहेवियर इज लर्नेबल। यू हैव टू लर्न इट। आपको लर्न करना पड़ता है। आपने सब्र की बात की, बताया, गुड। ये लर्न करना पड़ता है, आपको सीखना पड़ता है, आपको पढ़ना पड़ता है, आपको दूसरी साइड पे होकर देखना पड़ता है। जब तक आप दूसरी साइड पे नहीं जाएंगे, लर्न नहीं करेंगे, सीखेंगे नहीं, गो थ्रू नहीं होंगे, आपको वो सब्र की जो वो बुनियादी चीज है वो नहीं पता चलेगी, उसके इफेक्ट्स नहीं पता चलेंगे, उसकी जो रेपरकशंस हैं वो नहीं पता चलेंगी, उसके आउटकम्स का नहीं पता चलेगा। और सबसे बड़ी बात ये कि सीखने का प्रोसेस कभी खत्म नहीं होता और ना होना चाहिए। जहाँ सीखने का प्रोसेस खत्म हो गया और आपने ये समझ लिया कि मुझे सब कुछ आ गया, मुझे कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, तो बंदा वही खत्म हो गया बंदा। वो वहां मैं है। ये वही वाली आपकी जो एग्जांपल कि वो एक शख्स जो सूटेड बूटेड है, बड़ा पढ़ा लिखा, अपने आप को जो है वो शो कर रहा है, गाड़ी वहां लगा गया, उसे पता नहीं है कि मैंने जो है वो अगर मैं गाड़ी पीछे भी लगी हुई है, आगे भी लगी हुई है, आगे वाले ने निकालनी है, पीछे वाले ने जो है वो गाड़ी साइड पे करनी है, तो कहीं लग ना जाए, कहीं कोई और मसला ना हो जाए। इसी तरह का एक वाकया हुआ कि मैं एक स्टोर पर जो है वो जाकर रुकी, मैंने अपनी गाड़ी का दरवाजा खोला, साथ गाड़ी बिल्कुल ही साथ लगी हुई थी, तो मैंने ऐसे करके दरवाजा खोला तो हल्का सा दरवाजा जो है वो उनकी गाड़ी के साथ टच हो गया। एक मौलवी साहब बैठे हुए थे उसमें, तो उन्होंने मेरी तरफ इस तरह करके पीछे मुड़ के देखा, तमीज नहीं आपको? तो मैंने कहा ये कौन सा एटीट्यूड था आपका बात करने का? मैंने जब बाहर निकल के उनसे इस लेवल पे बात की कि आपने इतना शाउट क्यों किया मुझ पे? मेरी आदत है कि मतलब मुझसे कोई पंगा ले तो फिर मैं पड़ जाती हूँ। तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा जी क्या हो गया, आपको कोई खराश लग गई है, कुछ मसला हो गया? तो उसने जो है वो फौरन से अपनी गाड़ी भगा दी। वहां से उसने बजाय कि वो मुझे कुछ कहे या जवाब दे या क्या करे, वो वहां से चला गया। ये तो हमारा एटीट्यूड है कि एक जरा सी गाड़ी का दरवाजा जो है वो उसकी गाड़ी के साथ टच हो गया। पता नहीं बेचारे ने नई गाड़ी ली थी या उसको पहली दफा नसीब हुई थी, जो भी मसला था, लेकिन ये एटीट्यूड है हमारा कि हमें नहीं पता कि खातून से अगर दरवाजा लग भी गया है तो भाई आप तमीज से बात कर लें। लेकिन उसने कहा तुम्हें नजर नहीं आ रहा, तुम जो है वो ये क्या क्या किया तुमने? तो मैंने जब उसको कहा कि आपने ऐसे क्यों किया है, तो वो फौरन वहां से जो है वो रफू चक्कर हो गए कि कहीं और जो मसला ना बढ़ जाए। वो आपसे ये हमारा डॉक्टर साहब वो एक्चुअली आपसे डर गया। उसने आपको टीवी पे देखा होगा, उसने बताया कि ये खुद मोटिवेशनल डॉक्टर हैं और इनसे इससे पहले ये एटीट्यूड है, ये वो सब्र नहीं वाली बात है कि जो लोगों में होना चाहिए और नहीं है। बस वो उसका देखे ना, अब देखें एक्शन था, रिएक्शन था, वहां पे वो रिस्पॉन्ड करता बेटा या आपको कहता कि मोहतरमा या नेक्स्ट टाइम ख्याल कीजिएगा। दैट वाज द परफेक्ट रिप्लाई ऑफ योर एक्शन। बिल्कुल वहां पे उसने कहा आपने ये क्या कर दिया मेरी गाड़ी, वो गाड़ी को क्या हो गया? उसने जो जुमला इस्तेमाल किया था वो मैंने यहाँ बोला नहीं, वो सेंसर हो जाना था क्योंकि जो उसने जो अल्फाज इस्तेमाल किए कि वो कोई भी खातून अगर सुनती तो उतर के उसको बाहर निकाल के थप्पड़ मारती कि तुम जो है वो ये तुम इज्जत है, और साथ उसके खातून बैठी हुई थी। तो आप सोचिए कि वो उसकी बीवी थी, बहन थी, माँ थी, जो भी थी, वो उसकी कितनी इज्जत करता होगा कि उसने उस खातून को जिसका हल्का सा दरवाजा उसकी गाड़ी के साथ टच हुआ है उसको वो जुमला बोला। तो ये हमारे मुल्क का अलमिया है, ये हमारी तरबियत है कि हम इतनी जो है वो खवातीन की इज्जत करते हैं। और ये तो बात की बात है कि वो मेरी शक्ल देखे और उसे पता चले कि मैं टीवी पे आती हूँ या नहीं आती। नहीं वो इसीलिए डॉक्टर साहब ये तो बात की बात है। पहले तो मैं खातून हूँ कि अगर मैं कहीं जा रही हूँ तो मुझसे एटीट्यूड लेवल कैसा है लोगों का, ये चीजें तो ये आज मिसिंग है, ये मिसिंग है। अब मेरी जगह कोई और खातून होती तो शायद इस चीज से परेशान हो जाती, डर जाती, सहम जाती, घर से निकलना छोड़ देती। हमारी खवातीन का ये एक बहुत बड़ा मसला है कि जरा सा बाहर कोई मसला हो जाए बाजार में या कोई जो है वो शाउट कर दे या कोई ऊंची आवाज से बात कर ले तो वो घर में अपने आप को कैद कर लेती हैं, डिप्रेशन में आ जाती हैं। डॉक्टर साहब ये भी बिहेवियर है ना, ये देखे ना, कॉन्फिडेंस देना पड़ता है। ये कॉन्फिडेंस भी देने के लिए आपका कोई फैमिली मेंबर ने आपको सिखाया होना चाहिए। देखिए चीजें हर बंदा लर्न करता है। आपने अपनी फैमिली, आपकी जो फैमिली होती है दैट इज योर नर्सरी, वहां से आप लर्न करती हैं। आपका माँ, आपकी बाप, आपका बाप, आपका बहन भाई, आपके जो अजीजो कारब, आपके करीब नियर वन एंड डियर वन, वो सिखाते हैं आपको भी आपने माशरे में ऐसे रहना है, ऐसे आपने रेस करना है। और बस जारी बात है ये तो द ब्लेसिंग ऑफ गॉड होती है जिसको कुछ सिखाने वाला मिल जाए। बिल्कुल इसकी भी एक बात बनी है कि आप एक्सपीरियंस को बाई कर सकते हैं पूरी प्राइस देके। प्राइस क्या है? टाइम है। या आप एक्सपीरियंस को लेंड कर सकते हैं किसी को देख के, किसी से सीख के या किसी को स्टडी करके। वो आपका लैंडिंग हो जाएगा, मुफ्त में आपको मिल जाएगा। आपने कोई अच्छी बुक पढ़ ली तो उसका, उस बंदे के जो 20, 30, 40, 50 साल थे आपने उससे उधारे ले लिए।
چینج آئے کہ آپ نے وہ بات معاشرے میں جا کے یا جو دنیا میں جا کے ٹھوکر کھا کے پورے پیسے دے کے سیکھی، وہ پھر آپ کو ٹائم لگے گا، ایک پروسیس ہوگا. لیکن یہ آپ نے فری میں سیکھ لی، ایک بک پڑھی، آپ نے ایکسپیرینس کیا، اس کے ایکسپیرینس سے آپ نے انفرنس لی اور آپ نے سیکھ لیا، اس کو اپنے آپ پہ اپلائی کر لیا، اپنے آپ کو پتہ لگ گیا. پھر اچھی بات آپ نے بات کی تھی نا، جب آپ کوئی چیز سیکھ جائیں پھر آپ کو ہونا چاہیے پرماننسی کے لیے، لوگوں کو ایک شعور دینے کے لیے، اور ایک تاکہ کیونکہ نالج شیئر کرنے سے بڑھتا ہے. جی بالکل بالکل. آپ اس کو شیئر کریں گے آپ کو یاد رہے گا. آپ ڈاکٹر ہیں، پڑھاتی بھی رہی ہوں گی، ابھی بھی کلینک بھی. جو چیز آپ کسی کو پڑھا دیتی ہیں وہ آپ کو تب سمجھ آتی ہے، اچھا یہ تو یہ تھی، پھر اس کو دوبارہ پڑھنے کا آپ کو اور مزہ آئے گا. لیکن اگر آپ اس کو کسی کو نہیں پڑھاتی، خود ہی پڑھ لیتی ہیں، اس میں جب تک آپ کی ریسرچ نہیں ہوگی، آپ خود نہیں پڑھیں گے، آپ نئی ٹیکنیکس نہیں سیکھیں گے، دنیا کس طرف جا رہی ہے، کہاں تک کتنی ترقی ہو گئی ہے، تب تک آپ کسی کام کے بھی کچھ بھی نہیں ہے. آپ جس مرضی فیلڈ میں ہیں، آپ کسی بھی فیلڈ سے ریلیٹڈ ہیں، جب تک آپ کے پاس ایکسپیرینس نہیں ہے اور آپ کے پاس نئی ٹریننگ نہیں ہے. اگر ہم نے 20 سال پرانا جو ہے وہ پڑھا ہوا ہے، 30 سال پرانا پڑھا ہوا ہے، تو وہ پڑھائی ہمارے کام اب جو ہے وہ تب تک نہیں آئے گی جب تک ہم لیٹسٹ ٹیکنیکس کو سیکھیں گے نہیں. جب تک دنیا جس طرف جا رہی ہے، آگے آنے والا ٹائم جو ہے سائنس فکشن ہے. تو آپ جب سائنس فکشن دور میں جو ہے وہ قدم رکھیں، 21ویں صدی میں قدم رکھ رہے ہیں، تو 21ویں صدی تو بہت فاسٹ صدی ہے. اس میں آپ کی 20 سال پرانی پڑھائی نے کوئی کام نہیں کرنا جب تک آپ نے نئی ٹیکنیکس نہیں سیکھنی، جب تک آپ نے نئی انفارمیشن نہیں لینی. تو اس لیے ہماری تو کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم لیٹسٹ ٹیکنیکس کے ساتھ جو ہے وہ لوگوں کو ڈیل کریں. جیسے آپ ماشاءاللہ ایڈوکیٹ ہیں، اور ہمارے جو ہے وہ لوگ ہیں، جج ہیں، ہمارے جو ہے وہ اور بزنس مین ہیں، جو بھی ہیں، جب تک نئی ٹیکنیکس پہ کام نہیں کریں گے تب تک ہم اپنے ملک کو جو ہے وہ ترقی پذیر سے ترقی یافتہ ممالک کی صف میں لانے میں جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکیں گے. تو دعا تو یہی ہے، باقی اللہ جو ہے وہ خیر کرے. اسی کے ساتھ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا، اور بہت ہی بہترین طریقے سے بہت اچھی مثالیں دے کے آپ نے جس طرح سے بات کو جو ہے وہ آگے بڑھایا، تو اس سے مجھے لگا کہ واقعی میں ایک اچھے موٹیویشنل اسپیکر سے بات کر رہی ہوں. بہت شکریہ آپ کا. اسی کے ساتھ ناظرین آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ ہمارے ساتھ رہتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ رہے. آج کا پروگرام آپ کو کیسا لگا آپ نے مجھے ضرور بتانا ہے، اور اس کے لیے آپ کو پتا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے. آپ نے YouTube پہ ہمارے پروگرام پہ کمنٹ بھی کرنا ہے، ساتھ اس کو شیئر کرنا ہے، لائک کرنا ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ ریپیٹ میں بھی آپ یہ شو دیکھ سکتے ہیں. اسی کے ساتھ کل پھر سیم ٹائم سیم چینل میری آپ سے جو ہے وہ لازمی ملاقات ہونی ہے. زندگی رہی تو انشاءاللہ تعالیٰ ضرور ملیں گے، اسی چینل پہ ملیں گے، اسی ٹائم ملیں گے، نئے گیسٹ کے ساتھ، نئی صبح، نئے آغاز کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی کل. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.